गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाइनल अकाउंट्स, इस चैप्टर में आज हम सम नंबर 8 करेंगे। तो दोस्तों, क्विकली बुक में सम नंबर 8 आपके सामने होना चाहिए ताकि मैं जब क्वेश्चन को रीड करूं तो आप क्वेश्चन को देख सकें, क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, क्वेश्चन को समझ लेने के बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सम नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आरके स्टोर्स एज ऑन 31 मार्च 2015। दोस्तों, उसके नीचे आपको पूरा एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। जहां ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है दोस्तों, उसके बाद आपको 9 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और उसके एग्जैक्ट नीचे ऐसा लिखा है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि दिए गए ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स को यूज करके फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ आरके स्टोर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो सिंपल क्वेश्चंस थे। मैंने शुरू से ही आपको ये बताया कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये 3 चीजें हम बनाते हैं। पर दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन में हम सारी चीजें प्रिपेयर करें, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों हर एक क्वेश्चन में बनाए जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि तीनों बनाएं या नहीं बनाएं? दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना पड़ेगा। सर, क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चलेगा? ध्यान से सुनो दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो इंफॉर्मेशंस लिखते हो, यानी जो डिटेल्स लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों, अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में इसमें से कुछ भी नहीं है और ऊपर से यानी कि इन एडिशन आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया जाए या तो ग्रॉस लॉस दिया जाए, तो सर उस सिचुएशन में हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और साथ में इन एडिशन ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन योर ट्रायल बैलेंस, सर ग्रॉस प्रॉफिट। दोस्तों, सिर्फ यहां से पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन को देखो, ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलेगा, परचेजेस नहीं मिलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलेगा, सेल्स नहीं मिलेंगे। गो थ्रू द क्वेश्चन। देयर इज नो परचेज, देयर इज नो सेल, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, नथिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो सर क्या होगा? दोस्तों, हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। किसकी? आरके स्टोर्स। कौन सी तारीख? 31 मार्च 2015। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आरके स्टोर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट ऑफ आरके स्टोर्स एज ऑन 31 मार्च 2015। सर आगे बढ़ें? यस दोस्तों। सर, हम नॉर्मली ऐसा करते हैं कि एडजस्टमेंट की टिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एडजस्टमेंट की टिक करना शुरू करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, सैलरी वॉज पेड। जो भी हो दोस्तों, मैं आपको आगे समझाऊंगा वो डेट क्यों दी गई है, उसका क्या होगा, वो जब मैं एडजस्टमेंट करवाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी क्या करना है?
सर सैलरी पर एडजस्टमेंट है तो सैलरी पर एक टिक करनी है, सैलरी पर एक टिक कर दो दोस्तों। सर दूसरा जो एडजस्टमेंट है 1200 रुपीज बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर। दोस्तों डेट, अमाउंट ये सब मैं बाद में समझाऊंगा, बाद में। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपको एक टिक करना है। सर इंश्योरेंस कहाँ है दोस्तों? 4th नंबर की डिटेल टैक्स इंश्योरेंस, वहां पर एक टिक कर दो। उसके बाद वाला एडजस्टमेंट कमीशन ऑफ ₹2000 इज रिसीवेबल, कमीशन पर एक टिक कर दो दोस्तों। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोस्तों ये दोनों एडजस्टमेंट्स ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो कहीं पे ऐड या लेस नहीं होते। सर कैपिटल में ऐड या लेस होते हैं तो दोस्तों वहां तो यानी कैपिटल तो हम वैसे ही इनर कॉलम में लिखते हैं, तो इन दोनों एडजस्टमेंट की हम कोई टिक नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, टिक नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों डेटर्स पर ध्यान से देखो, 3 एडजस्टमेंट हैं। पहला फ्रॉम डेटर, सर 5 नंबर, ओके माय डियर फ्रेंड्स। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिल्डिंग, 20% ऑन मोटर कार। दोस्तों फर्नीचर, बिल्डिंग और मोटर कार इन तीनों पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो उन तीनों पर एक एक टिक कर दो, क्योंकि एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो हमें उसकी वैल्यू में चेंजेस करने होंगे। एसेट की वैल्यू में चेंजेस करने होंगे तो उन पर एक एक टिक कर दो। किस पर? फर्नीचर, बिल्डिंग एंड मोटर कार। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर का एडजस्टमेंट, डेटर पर फ्रॉम डेटर ऑफ 20,000 राइट ऑफ। दोस्तों लिखना हो तो लिख दो। बैड डेट का एडजस्टमेंट है, मैं बाद में समझाऊंगा, पर ब्रैकेट में लिखना हो तो लिखो। बैड डेट का एडजस्टमेंट है, डेटर पर एक टिक कर दो। सर उसके बाद भी वही एडजस्टमेंट है बैड डेट रिजर्व, तो दोस्तों डेटर पर एक दूसरी टिक कर दो। सर उसके बाद वाला एडजस्टमेंट भी डेटर पर है, डिस्काउंट रिजर्व, तो दोस्तों डेटर पर एक और टिक कर दो। 6, 7 और 8 मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। सर लास्ट एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पर एक टिक कर दो दोस्तों। सर हमने कितनी सारी टिक की, देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कितनी टिक की। सैलरी पर एक, टैक्स इंश्योरेंस पर एक, सन्ड्री डेटर्स पर 3 टिक, कमीशन पर एक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार पर एक टिक और जनरल रिजर्व पर एक टिक। सर अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम एंट्रीज करेंगे। एंट्री सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट को आप कहाँ लिखोगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से लाए हो? सर ट्रेडिंग अकाउंट से लाए हैं, इसे हम ट्रांसफर करके लाए हैं फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। द अमाउंट इज 3 लाख रुपीस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैलरी, सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे सैलरी, क्योंकि दोस्तों इस पर एक एडजस्टमेंट है। अंदर के कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, दोस्तों जनरल एक्सपेंसेस को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखा जाएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं सर, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस, दोस्तों इस पर पहले तो ये कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, टैक्स एंड इंश्योरेंस। दोस्तों इस पर एक टिक है, तो इसे हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे। एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे एक एडजस्टमेंट के लिए।
आगे दोस्तों सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे बिजनेस में एसेट होती है। एसेट को बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है। दोस्तों मैंने आपको समझाया था, क्योंकि डेटर्स करंट एसेट हैं तो आप लोअर हाफ में लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स पर सर 3 टिक हैं, तो दोस्तों 3 टिक हैं तो कैसे लाइन छोड़ेंगे? देखो एक लाइन छोड़ दी मैंने एक एडजस्टमेंट की, उसके बाद 2 लाइन और छोड़ दूंगा दूसरे एडजस्टमेंट के लिए, और सर 2 लाइन यानी बड़ी जगह छोड़ेंगे तीसरे एडजस्टमेंट के लिए। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर 5 लाइन छोड़ी जाएंगी। एक लाइन एक एडजस्टमेंट के लिए, 2 लाइन दूसरे एडजस्टमेंट के लिए, 2 लाइन तीसरे एडजस्टमेंट के लिए, 5 लाइन हम छोड़ देंगे ताकि हम डेटर्स पर एडजस्टमेंट्स कर सकें। आगे बढ़ते हैं। सर क्लोजिंग स्टॉक, दोस्तों हम ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो क्लोजिंग स्टॉक की आप जो 2 एंट्री जानते हो, एक एंट्री आप जानते हो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरी एंट्री आप जानते हो बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो दोस्तों हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सर यहाँ पर ही क्यों? क्योंकि दोस्तों ये डेबिट साइड है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको डेबिट बैलेंस दिया गया है 13,200। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्रीज होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी होती है बैलेंस शीट एसेट साइड। क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हम एक एंट्री करेंगे। कौन सी? सर ट्रेडिंग अकाउंट वाली जो एंट्री होती है वो क्रेडिट वाली एंट्री होती है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेबिट वाली इफेक्ट होती है। हमें डेबिट दिया है तो हम डेबिट में यानी कि ट्रेडिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैंक ओवरड्राफ्ट, दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोअर हाफ में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। दोस्तों क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद कमीशन। अब कमीशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कमीशन पे किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, एक होता है कमीशन मिला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। सर कुछ बोला नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। कौन सा कमीशन दिया है? सर क्रेडिट वाला कमीशन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कमीशन मिला हुआ कमीशन है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कमीशन। दोस्तों इस पर एडजस्टमेंट है तो सर हम क्या करें? दोस्तों अंदर के कॉलम में लिखें, एक लाइन छोड़ दें ताकि एक एडजस्टमेंट कर सकें। सर आगे बढ़ें। उसके बाद दोस्तों एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सर कोई टिक नहीं है, क्योंकि कोई टिक नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड होता है इंटरेस्ट अलाउड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। दोस्तों यहाँ डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको डेबिट वाला इंटरेस्ट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप लिखेंगे इंटरेस्ट। क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। सर उसके बाद दोस्तों 3 एसेट हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटरसाइकिल, मोटर कार। दोस्तों ये तीनों की तीनों एसेट हैं, हमारी नॉन करंट एसेट हैं, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, अपर हाफ में लिखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्नीचर, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 48,000, एक लाइन छोड़ देंगे दोस्तों, एक एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी दोस्तों एक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। और मोटर कार, दोस्तों मोटर कार पर भी एक एडजस्टमेंट है, उसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया दोस्तों। कैपिटल, कैपिटल को
हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं, इस पर एडजस्टमेंट हो या ना हो इसे हम इनर कॉलम में ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 2-3 डिटेल तो प्लस या माइनस करनी होंगी ही होंगी। दोस्तों प्रॉफिट को तो प्लस करना ही पड़ेगा ना, ड्राइंग्स को तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, तो इसे हम नॉर्मली इनर कॉलम में लिखते हैं और इसके नीचे कम से कम 6 to 8 लाइंस में कुछ नहीं लिखते, यानी आधी बैलेंस शीट को हम लायबिलिटी साइड कुछ नहीं करते, यहाँ हम कैपिटल में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। यस सर। उसके बाद ड्राइंग्स देखो दोस्तों आ गया, कैपिटल में हम 2-3 लाइन छोड़ देंगे, अगर कुछ ऐड करना हो तो उसमें से हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स कहाँ पर रखे जाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज 6000। उसके बाद दोस्तों बैड डेट और बैड डेट रिजर्व। बड़ी मुद्दतों के बाद बैड डेट का एडजस्टमेंट आया है। बहुत शांति से सुनना दोस्तों, बैड डेट का एडजस्टमेंट आता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हेडिंग देना है, एक टेबल बनाना है, बैड डेट रिजर्व। दोस्तों उस टेबल का हेडिंग बैड डेट रिजर्व होगा, इसके नीचे आपको 4 नाम लिखने हैं, बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाली यानी टी प्लस बैड डेट दोस्तों एडजस्टमेंट वाली यानी ए प्लस बैड डेट रिजर्व। दोस्तों ध्यान से सुनो, एडजस्टमेंट वाली यानी ए। सर इसके बाद दोस्तों इन तीनों का टोटल किया जाएगा। सर अमाउंट तो लिखो, अरे लिखता हूँ, थोड़ी शांति रखो, बहुत शांति से ये एडजस्टमेंट समझने हैं। सर ये तीनों का टोटल करके आप इसमें से कुछ माइनस करोगे? यस दोस्तों, मैं माइनस करूंगा बैड डेट रिजर्व। सर कौन सा? दोस्तों ट्रायल बैलेंस वाला। बहुत शांति से सुनना। सर कितनी बार बोलोगे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये तीनों का टोटल करके उसमें से बैड डेट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस माइनस करके हम आउटर कॉलम में एक अमाउंट लिखते हैं। ये टेबल आपको हमेशा के लिए, जब तक पूरी जिंदगी में अकाउंट चलता रहेगा तब तक बैड डेट रिजर्व चलता रहेगा। सर पूरी जिंदगी क्यों चलेगा? दोस्तों आपकी अकाउंट सब्जेक्ट की जिंदगी जितनी चलेगी, 2 साल या 5 साल या 7 साल या 10 साल, डिपेंड करता है आप आगे कौन सी पढ़ाई करते हो। अगर आप ग्रेजुएशन में अकाउंटेंसी से करते हो, मास्टर्स में अकाउंटेंसी से करते हो, तो दोस्तों 7 साल आपका अकाउंट चलेगा। हर बार आपको ये बैड डेट रिजर्व को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सर टेबल तो याद रख लिया, अब इसमें एंट्री कैसे करें? दोस्तों ध्यान से सुनो, ये टी फॉर ट्रायल बैलेंस, यानी जब हम ट्रायल बैलेंस से बैलेंस इसको लिखते हैं, हम ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में जब बैलेंस इसको लिखते हैं, तब दोस्तों 2 डिटेल्स इस टेबल में आपको लिखनी होती हैं। पहली डिटेल होती है बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरी डिटेल होती है बैड डेट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब क्वेश्चन में देखो, जहां हम थे वहां देखो, सर हम थे बैड डेट, तो सर आपने तो काम आसान कर दिया। दोस्तों स्क्रीन पर देखो, 3600 बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, और सर उसके बाद बैड डेट रिजर्व। सर ये भी काम आपने आसान कर दिया, बैड डेट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस 6000। सर हमारे लिए ये समझना अब आसान हो गया है। आई होप दोस्तों इतना आपको पक्का समझ में आया है। सर आ गया दोस्तों, बाकी की 2 चीजें, बाकी की 2 डिटेल्स एडजस्टमेंट्स में से आएंगी, चिंता मत करो। इसी क्वेश्चन में 6 नंबर और 7 नंबर का एडजस्टमेंट इसी से जुड़ा हुआ है, तो जब हम वहां पहुंचेंगे
ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करने के बाद एडजस्टमेंट्स करते वक्त 6 नंबर और 7 नंबर जब करवाऊंगा तब इसका नंबर आएगा। सर मज़ा आ गया। दोस्तों मज़ा तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक अकाउंट सब्जेक्ट आप पढ़ते रहोगे। सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों लोन 24,000, ध्यान से देखो, लोन इज अ लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे लोन 24,000। सर आपको कैसे पता चला कि ये लोन हमने ली हुई है? दोस्तों लायबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन में देखो क्रेडिट बैलेंस वाली लोन है, यस सर। उसके बाद क्रेडिटर्स 12,000, दोस्तों क्रेडिटर भी हमारी लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 12,000। सर आगे बढ़ें, यस सर, यस दोस्तों। बिल्स रिसीवेबल, दोस्तों बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल्स, एक ही है बिल्स रिसीवेबल। सर 3,000 रुपीज, यस दोस्तों। सर उसके बाद है बिल्स पेबल, दोस्तों बिल्स पेबल हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, तो लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल्स, एक ही बिल है इसलिए बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज 9,600। उसके बाद सर कैरेज आउटवर्ड, दोस्तों कैरेज इनवर्ड को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, कैरेज आउटवर्ड इज एन एक्सपेंस, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं टू कैरेज आउटवर्ड। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,000। उसके बाद दोस्तों डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस टू अस, सो डिस्काउंट गिवन को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहे हैं 3,200। सर डिस्काउंट रिसीव्ड, दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखते हैं discount received, the amount is 2,400, there is no adjustment, so that will be directly written on the outer column। सर जनरल रिजर्व, दोस्तों जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लिखी जाती है। बैलेंस शीट में ड्राइंग्स के नीचे लिख रहा हूं जनरल रिजर्व, दोस्तों उस पर एक एडजस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे सर उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। एक एडजस्टमेंट है तो हम उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। यस दोस्तों 30,000, एक लाइन छोड़ दी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डिटेल कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हमारे बिजनेस के लिए एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे कैश बैलेंस। दोस्तों 21,000 is the amount and there is no adjustment, so that will be written directly in the outer column। सर आगे बढ़ें, यस दोस्तों। अब हम एडजस्टमेंट्स की ओर चलेंगे। There are 9 adjustments, so let me start with adjustment number 1। दोस्तों एडजस्टमेंट नंबर 1 हमें अच्छे से समझना होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है सैलरी को पे किया गया है 31 दिसंबर 2014 तक। दोस्तों ध्यान से सुनो, हमारे क्वेश्चन का जो ईयर है वो ईयर कौन सा है सर 1/4/14 से शुरू हो रहा है और सर 31 मार्च 15 को ये साल कंप्लीट हो रहा है। 1/4/14 से 31/15, सर इसके बीच में ईयर होने की वजह से सर ऑब्वियसली 12 मंथ्स होते हैं। ध्यान से सुनना। अब हमें क्या कहा है, हमें ये कहा है कि आपने जो सैलरी पे की है, स्क्रीन पर देखो दोस्तों, आपने कितनी सैलरी पे की है सर, हमने 54,000 की सैलरी पे की है। दोस्तों आपने जो 54,000 सैलरी पे की है वो सैलरी आपने यहां तक पे की है, यानी सैलरी पेड, सैलरी पेड की है आपने अप टू, यानी कि यहां से लेके आपने सैलरी पे की है और यहां तक पे की है। सर कहां तक पे की है दोस्तों, आपने
दिसंबर 2014 तक पे की है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो 12 मंथ्स हैं, ये जो 12 मंथ्स हैं उसमें हमने 1/4/14 से 31 दिसंबर तक यानी कि 9 मंथ्स की सैलरी पे की है। दोस्तों ध्यान से सुनना, हमने यहां से लेके यहां तक यानी कि 3 मंथ जो होते हैं, ये 3 मंथ की सैलरी नॉट पेड है। नॉट पेड को बोलेंगे अनपेड और अनपेड को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। दोस्तों एडजस्टमेंट नंबर 1 सैलरी पर है। ध्यान से सुनना, हमारे क्वेश्चन का ईयर है सर, हमारे क्वेश्चन का ईयर है 1/4/14 टू 31 मार्च 15। इसके बीच में 12 महीने होते हैं। सर हमने सैलरी कहाँ तक पे की है? दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि हमने अप टू सैलरी पेड अप टू 31 दिसंबर, यानी कि सर हमने 9 मंथ्स की सैलरी पे की है, PAID। तो सर बाकी के 3 महीने का क्या? दोस्तों बाकी के 3 महीने की सैलरी अनपेड है। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग है। सर अब हमको ये अमाउंट कैसे पता चलेगी? दोस्तों ध्यान से सुनो, आपने 9 मंथ्स के लिए कितनी सैलरी पे की है? सर 54,000, क्वेश्चन में लिखा है 54,000। तो दोस्तों हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ढूंढनी है। सर कैसे ढूंढेंगे? देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, दोस्तों हमने कितने मंथ की पे की और अमाउंट कितनी है? सर हमने 9 मंथ की पे की एंड द अमाउंट इज 54,000। मेरे प्यारे दोस्तों कितने महीने की बाकी है? सर 3 महीने की बाकी है। तो 3 महीने की मैथमेटिकली कितनी होगी? 9 मंथ्स की 54,000, तो 3 मंथ्स की सैलरी कितनी होगी? दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 को हम 54,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 54,000 डिवाइडेड बाय 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सर पता चला 18,000 रुपीज जो हमें पे करनी थी 18,000 जो हमें पे करनी थी 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 से 31 मार्च 2015, जो पूरा साल कंप्लीट करता है, यानी कि बाकी के 3 महीने की सैलरी हमने नहीं पे की और वो 18,000 है। दोस्तों बहुत ध्यान से इस एडजस्टमेंट को समझ लेना, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ऐसे एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस सर, आपने कुछ ऐसा समझाया कि 12 महीने में हमने सिर्फ 9 मंथ की सैलरी पे की है, तो सर 3 महीने की सैलरी बाकी है, ये पेड वाली सैलरी है और ये आउटस्टैंडिंग है। सर कितने महीने की पे की? दोस्तों 9 मंथ की आपने 54,000 पे की, तो 3 मंथ की आपकी सैलरी कितनी होगी? आशा करता हूँ ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया। यस सर, अब 18,000 का क्या करें? दोस्तों 18,000 को हम एंटर करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी में हम लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट्स में सिखा चुका हूं, दिस इज एन एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 18,000 इज द आउटस्टैंडिंग सैलरी, 72,000 is the total outside amount, यानी फाइनल अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी पुट इन द आउटर कॉलम। और दोस्तों 18,000 की हम दूसरी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा है। 18,000 सर पहला एडजस्टमेंट क्लियर। दूसरा एडजस्टमेंट दोस्तों, एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए फिर से वर्किंग करेंगे, ध्यान देना। एडजस्टमेंट नंबर 2 किस पर है? सर इंश्योरेंस प्रीमियम पर है, ध्यान देना दोस्तों।
अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है सर? एडजस्टमेंट में लिखा है कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपीज पे किया है। हमारे क्वेश्चन का ईयर कौन सा है सर? हमारा ईयर है 1414 से 31 मार्च 2015। सर इसके बीच में 12 मंथ्स होते हैं। यस दोस्तों, इसके बीच में 12 मंथ्स होते हैं। सर हमें जो एक्सपेंस पे करना चाहिए वो ये 12 मंथ्स का पे करना चाहिए। यस दोस्तों, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने 31 मार्च 2015 से और आगे तक, कहां तक सर? 3915 यहां तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है सर। यानी कि हमने यहां से यहां तक का फ्यूचर का एक्सपेंस पे किया है। यस दोस्तों। सर ये कितने महीने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 6 मंथ्स। ध्यान से सुनना। हमें ढूंढना क्या है सर? हमें अब ढूंढना है दोस्तों, स्क्रीन पर देखो। हमें अब ढूंढना है, हमने खर्चा पहले से पे कर दिया है। हमें ढूंढना है प्रीपेड इंश्योरेंस। आगे वाले केस में क्या था? आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने कम वक्त की पे की थी। देखो दोस्तों, हमारा साल होता है 12 महीनों का, हमने सिर्फ 9 मंथ की सैलरी पे की थी, तो 3 महीने की आउटस्टैंडिंग थी। दोस्तों यहाँ पर हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो इस साल का तो पे किया ही है, फ्यूचर के 6 महीने का भी पे किया है, यानी हम इसे कहेंगे प्रीपेड। दोस्तों ध्यान से सुनना, कितने मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम है और अमाउंट कितनी है? यहां हमको एडजस्टमेंट में 1200 रुपीज दिए हैं। दोस्तों हमेशा इंश्योरेंस प्रीमियम 12 महीने का होता है। हम जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो 12 मंथ का होता है। 12 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट में कहा है 1200, तो दोस्तों 6 महीने का जो हम पहले से पे करके बैठे हैं, यानी कि प्रीपेड कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय ये 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट माय डियर फ्रेंड्स 600 रुपीज। यानी 600 रुपीज आपने फ्यूचर का पेमेंट अभी कर दिया है, फ्यूचर का इंश्योरेंस प्रीमियम अभी पे कर दिया है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है। कितना? 12 महीने का 1200, तो फ्यूचर के 6 महीने का कितना? तो सर 6 महीने का 600। दोस्तों अब हम इसकी एंट्री करेंगे, ध्यान से देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हमारे पास टैक्स एंड इंश्योरेंस है 7200। दोस्तों इसमें से हम माइनस करेंगे, हमने प्रीपेड किया है इंश्योरेंस 600, तो आउटर कॉलम में वी विल गेट 6600। इसकी हम एक और एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेंस को पहले से पे किया है, तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 600। दोस्तों पहला और दूसरा एडजस्टमेंट बहुत अच्छे और एग्जाम में पूछे जाएं इस तरह के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं, तो रिपीट करना, 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना। दोस्तों इस तरह के ही एडजस्टमेंट एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। यस सर। तीसरा एडजस्टमेंट, कमीशन ऑफ 2000 इज रिसीवेबल। दोस्तों हमें कमीशन कहाँ मिलेगा सर? कमीशन हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। दोस्तों ऐसा कहा है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है यानी मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट जब मैंने समझाए थे तो दोस्तों 4th नंबर का एडजस्टमेंट था कमीशन, यानी कि इनकम रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल 9000 प्लस 2000 11000। ये 2000 की हम एक और एंट्री करेंगे, कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल।
सर आपको कैसे पता चला? दोस्तों अगर आपका लॉजिक मैथमेटिक्स यानी कि अकाउंटेंसी का लॉजिक और मैथमेटिक्स दैट इज डेबिट क्रेडिट समझ में आता है तो ध्यान से सुनो। यहाँ हमने ये जो ऐड किया ये कौन सी ट्रीटमेंट है? सर क्रेडिट में ऐड करना यानी क्रेडिट ट्रीटमेंट। तो दोस्तों बाकी कौन सी ट्रीटमेंट रह गई? सर डेबिट ट्रीटमेंट। डेबिट ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड डेबिट साइड होती है। तो सर यहाँ हम 2000 लिखेंगे। यस दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब अमाउंट कितनी होगी? तो दोस्तों अमाउंट के लिए अमाउंट का कैलकुलेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, इसकी दूसरी एंट्री हम कहाँ करेंगे? सर इसकी दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को देता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोस्तों ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में अगर आप देखें हमारी कैपिटल है 1,42,800। दोस्तों 1,42,800 के 10% इंटरेस्ट हमें पे करना है, दैट विल बी 14,280। दोस्तों इसी को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करेंगे। ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा एडजस्टमेंट इसी के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैपिटल में से लेस करते हैं। स्क्रीन पर देखिए हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोस्तों कैपिटल में से लेस करते हैं। अब इसका मैथमेटिक्स हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इसकी दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड की जाती है। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोस्तों ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है? ध्यान से देखो, ड्राइंग्स की अमाउंट है 6000। तो दोस्तों इस 6000 के कितने परसेंटेज क्वेश्चन में दिए गए हैं? सर 12%। दोस्तों 6000 के 12% कैलकुलेट किए जाएंगे, दैट विल बी 720। इस 720 की हम दूसरी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से हम इसको लेस करेंगे। सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके बाद वाला एडजस्टमेंट 5 नंबर का एडजस्टमेंट। सर 5 नंबर के एडजस्टमेंट में लिखा है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो फर्नीचर पर 5%, बिल्डिंग पर 10%, मोटर कार पर 20%। दोस्तों स्क्रीन पर देखो हमारे पास फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार है। डेप्रिसिएशन की हम एक ट्रीटमेंट करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड एसेट में से माइनस करते हैं। तो फर्नीचर में से फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। शॉर्ट में लिखता हूं दोस्तों डेप्री 5%, दैट विल बी 2400। माइनस करेंगे तो वी विल गेट 45,600। दोस्तों बिल्डिंग पर हमें 10% डेप्रिसिएशन करना है। शॉर्ट में लिखता हूं डेप्री 10%, 1,80,000 के 10% होंगे 18,000, यहाँ 48,000 के 5% हुए 2,400। दोस्तों 18,000 लेस करेंगे वी विल गेट 1,62,000। ठीक इसी तरह दोस्तों मोटर कार पर हमें 20% डेप्रिसिएशन करना है, तो मोटर कार में से माइनस करेंगे डेप्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 20%। 60,000 का 20% निकालोगे यू विल गेट 12,000, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी 48,000। सर एडजस्टमेंट कंप्लीट? दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सर एडजस्टमेंट कंप्लीट? नो, हमने ये डेप्रिसिएशन की सिर्फ एक एंट्री की है, हमने एक एंट्री की है, इसकी दूसरी एंट्री होगी। ये तो हमने एक एंट्री की है, एसेट में से माइनस किया। दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन। दोस्तों एक बार लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, तीनों नाम लिखेंगे फर्नीचर, बिल्डिंग,
एंड मोटर कार, तीनों के डेप्रिसिएशन हम यहाँ शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड द अमाउंट्स आर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2400, बिल्डिंग 18,000, मोटर कार 12,000। दोस्तों तीनों का टोटल करोगे यू विल गेट 32,400। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। सर दो एंट्रीज हो गई। यस दोस्तों, एडजस्टमेंट नंबर 5 की 2 एंट्रीज हो गई। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। स्क्रीन पर देखो दोस्तों, ये मैंने आगे भी बताया, बैड डेट रिजर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइनल अकाउंट्स। सर लिखा है डेटर 20,000 के हैं, उस पर राइट ऑफ करो 50%। दोस्तों ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स हैं, बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स हैं। हमें कहा गया है कि इसमें से 20,000 के जो डेटर्स हैं उसमें 50% राइट ऑफ करो। ध्यान से देखो दोस्तों, हम यहाँ बैड डेट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? बैड डेट। कौन से वाली बैड डेट? सर वाली बैड डेट। दोस्तों हमें कहा गया है 20,000 के जो डेटर हैं उसमें से 20,000 के डेटर में सर 50% अमाउंट हमें राइट ऑफ करनी है। 20,000 के डेटर्स में 50% सर 20,000 का 50% होता है 10,000, यानी कि हमारे 20,000 में से 10,000 की बैड डेट हो गई। तो सर इसको माइनस करके कितना बाकी रहेगा? दोस्तों इसको माइनस करेंगे 10,000 बाकी रहेगा। अब ये 10,000 की दूसरी एंट्री दी जाएगी, बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखना। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम यहाँ पर लिखेंगे बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट। यस दोस्तों, 10,000 रुपीज विल बी रिटर्न on profit and loss account debit side in under the table of bad debt reserve as a bad debt of adjustment। सर दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ गई, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 पर। सर 6 नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहता है? 6 नंबर का एडजस्टमेंट कहता है 5% बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट करो। दोस्तों बैड डेट रिजर्व का की एक एंट्री, सॉरी का पी हो गया, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बैड डेट रिजर्व की जो 2 एंट्रीज हम करते हैं उसमें से एक एंट्री हम बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से माइनस करते हैं। दोस्तों हमारे डेटर्स अब कितने रहे हैं? सर 1,10,000। दोस्तों 1,10,000 के 5% हम बैड डेट रिजर्व का प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व। तो सर ये होगी 5,500 माइनस करेंगे, वी विल गेट 1,04,500। इसकी दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? सर ये बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट है, तो इसकी दूसरी ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ये जो बैड डेट रिजर्व का टेबल है दोस्तों, इसमें 3rd नंबर की डिटेल बैड डेट रिजर्व कितनी? 5,500। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। सर ऑलमोस्ट समझ में आ गया। सर आपने पिछले 5 मिनट में या पिछले 2 मिनट में हमें ये समझाया कि बैड डेट एडजस्टमेंट यहाँ दूसरे नंबर पे और बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट तीसरे नंबर पे लिखी जाती है। दोस्तों अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे, दैट विल बी 19,100। 19,100 में से हम 6,000 को माइनस करेंगे, सो द आउटर कॉलम अमाउंट विल बी 13,100। दोस्तों ये आपका बैड डेट रिजर्व का टेबल कंप्लीट हुआ। 2 इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दी जाती है और 2 इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में से मिलती हैं। आशा करता हूँ एवरीथिंग अंडरस्टूड। और इसकी हमने दूसरी ट्रीटमेंट जो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से माइनस करते हैं वो भी हमने कर दिया है। सर 100% क्लियर हो गया।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इसके बाद सर 2% डेटर्स यानी प्रोवाइड 2% डेटर्स डिस्काउंट रिजर्व। सर ये क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड एक टेबल बनाना होगा, छोटा सा डिस्काउंट रिजर्व का टेबल। डिस्काउंट रिजर्व का एक टेबल। सर हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी कर दो, अच्छी कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड अब टेबल बनाएंगे छोटा सा डिस्काउंट रिजर्व। उसमें पहले लिखेंगे एडजस्टमेंट वाली, उसमें से माइनस करेंगे ट्रायल बैलेंस वाली। दोस्तों ट्रायल बैलेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, वहां कोई हमारे पास डिस्काउंट रिजर्व नहीं थी, तो यहां हम डैश करेंगे। वापस चलते हैं 8 नंबर के एडजस्टमेंट पे। 8 नंबर का एडजस्टमेंट कहता है 2% डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट करो। स्क्रीन पर देखो दोस्तों, डेटर में से पहले बैड डेट को माइनस किया गया, उसके बाद बैड डेट रिजर्व को माइनस किया गया। दोस्तों अब हम डिस्काउंट रिजर्व माइनस करेंगे। कौन सी वाली? एडजस्टमेंट वाली। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व। कौन सी वाली? एडजस्टमेंट वाली। सर कौन सी अमाउंट पे? दोस्तों इस अमाउंट पे 1,04,500, इसके हमें 2% कैलकुलेट करने हैं। 1,04,500 का 2% दैट विल बी 2090। सर 2090 को माइनस करेंगे, मेरे पास अमाउंट रेडी है, चिंता मत करो। 1,02,410, 1,02,410। पर सर हमने इस एडजस्टमेंट की अभी एक एंट्री की है। यस दोस्तों, इसकी दूसरी एंट्री हमने अभी टेबल बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डिस्काउंट रिजर्व के टेबल में पहले नंबर पे लिखा जाएगा। कितनी लिखी जाएगी? 2090। दोस्तों कोई पुरानी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व नहीं थी, तो आउट अमाउंट होगी 2090। आशा करता हूं डिस्काउंट रिजर्व भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक आपको अच्छे से समझना था बैड डेट रिजर्व कैसे होता है, दूसरा आपको समझना था डिस्काउंट रिजर्व कैसे होता है, और इसकी जो हम दूसरी एंट्री करते हैं यानी डेटर में से ये चीजें 1 बाय 1 कैसे माइनस होती हैं। पहले माइनस होता है बैड डेट एडजस्टमेंट वाली, फिर माइनस होता है बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली, उसके बाद माइनस होता है डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली। सर हमें अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों आखिरी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लिखा है ट्रांसफर ₹10,000 टू जनरल रिजर्व। दोस्तों जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। द अमाउंट इज गिवन 10,000। दोस्तों ये 10,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड हमारे पास पहले से जनरल रिजर्व है, तो हम क्या करेंगे 30,000 पहले से थी और हमने ट्रांसफर की है 10,000, तो अब ये जनरल रिजर्व 30 + 10 40,000 की हो गई है। सर सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट? यस दोस्तों सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे सर, अभी तो आप कुछ ट्रांसफर वाले में कुछ चेंज कर रहे हो। यस दोस्तों चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सब मिक्स हो गया है, तो उसको थोड़ा मैं सेपरेट कर रहा हूँ। प्लस की साइन और 1 नंबर एक साथ लिखा हुआ है, तो उसको मैं सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस 10,000। सर अब क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यस दोस्तों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, यानी
बुक में जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी आंसर्स रेडी हैं। आप बुक में यानी कि पीछे बुक में पीछे जहां आंसर्स दिए जाते हैं वहां मैच कर लेना। तो मैं यहाँ पे टोटल में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टोटल लिख रहा हूँ। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 3,14,120। दोस्तों क्रेडिट साइड हमारे पास 4 अमाउंट्स हैं, उसको हम डेबिट साइड लिख रहे हैं क्योंकि मुझे पक्का पता है मेरे पास आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं उसे डायरेक्टली लिख रहा हूं। होगा कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल कौन सा टोटल ज्यादा है ये आपको चेक करना होगा। मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। सर द डिफरेंस अमाउंट विल बी 1,37,850। कितनी सारी अमाउंट के बाद सर इसका क्या करेंगे? दोस्तों इसे हम ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम कैपिटल में इस प्रॉफिट को ऐड करेंगे और लिखेंगे नेट प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट इज 1,37,850। दोस्तों मेरे पास यहाँ टोटल करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सर जगह मैनेज करो। ठीक है चलो आपके लिए मैनेज करते हैं। 720 को थोड़ा नीचे लिखते हैं। यस सर टोटल करो। यस दोस्तों 142,800, 14,280, 137,850, that will be 2,94,930। दोस्तों हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमने कैपिटल में दो डिटेल्स को, दो चीजों को ऐड किया। अब हम ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। वी विल गेट 2,88,210। सर बैलेंस शीट भी हो गई। यस दोस्तों अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट की दोनों साइड टोटल करना है और वो टोटल कंपलसरी मैच होना चाहिए। यस सर। दोस्तों लायबिलिटी साइड आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इन सब का टोटल हो रहा है 3,97,810। दोस्तों एसेट साइड भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर 9 नंबर्स हैं, इनका टोटल हो रहा है 3,97,810। दोस्तों आशा करता हूँ सर इतना बड़ा क्वेश्चन दोस्तों 12th स्टैंडर्ड में कंपलसरी, इससे भी बड़ा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अटेंड करना है तो मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सको, उस कैपेसिटी में आ जाओ। कुछ नहीं है, लेंथ है और मेमोरी है। इस चैप्टर में मेमोरी गेम है, हमें कौन सी डिटेल को कहाँ पुट करना है वो याद रखना है, एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट याद रखनी है। दोस्तों अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप थक चुके हो। अब मैं आपको सिर्फ शो करूँगा, स्क्रीन शो करूँगा, आप स्क्रीन पर से टोटल वगैरह लिख लेंगे, काम खत्म करेंगे। टोटल यानी स्क्रीन पर जो लिखा है उसे कॉपी करेंगे। चलो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ तक कॉपी करोगे सर? इतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिखा है वहां तक और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड है वहां तक कॉपी करो। इसके बाद दोस्तों बैड डेट रिजर्व से लेके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जहां तक कैलकुलेशन है वहां तक कॉपी करो। क्रेडिट साइड तो बहुत कम डिटेल है। इसके बाद दोस्तों पीएनएल अकाउंट में जो कुछ भी बाकी है वो सब कुछ डेप्रिसिएशन से शुरू करो और
टोटल तक सारी चीजें कॉपी कर लो। सर दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं था, बिना ट्रेडिंग अकाउंट इतना लेंदी है, सोचो। तो सर आगे जाके इससे भी बड़े क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों सिंपल बात है, थोड़े तो बड़े होंगे, लेंथ में भी क्वालिटी में भी, यानी कुछ एडजस्टमेंट ऐड होंगे, कुछ एडजस्टमेंट में मैथमेटिक्स सोचना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट के अंदर लॉजिक लगाने पड़ेंगे। दोस्तों इसके बाद बैलेंस शीट को कॉपी करना शुरू करना है। कहाँ तक करोगे? जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करके 40,000 लिखा है वहां तक कॉपी करो। एसेट साइड भी करना है। ये तो मैं एक लैंडमार्क बता रहा हूं कि लायबिलिटी में यहां तक मुझे स्क्रीन पे इतना दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों जनरल रिजर्व के बाद से लोन से शुरू करो। एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस तक जो भी लिखा दिखाई दे रहा है वो सब कॉपी करो। लायबिलिटी साइड लोन से लेके एंड तक, और एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस तक जो दिखाई दे रहा है सब कुछ कॉपी करो। माय डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में जो कुछ भी अब बाकी है कॉपी करना, उसको भी कॉपी कर लो। लास्ट डिटेल कमीशन रिसीवेबल एंड द टोटल ऑफ बैलेंस शीट दैट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। दोस्तों इसके बाद आपको दो वर्किंग कॉपी करने हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, सैलरी में हमने जो आउटस्टैंडिंग सैलरी कैलकुलेट की है वो आपको समझना है। और इसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया वो आपको समझना है, कॉपी करना है। आशा करता हूं दोस्तों आज का क्वेश्चन भी आपने एंजॉय किया होगा। सीखते सीखते एंजॉय किया जा सकता है, ना कि टेंशन लेते लेते कि सर कितना बड़ा क्वेश्चन है। सीखना है, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट इज टू बी लर्नड, क्योंकि फ्यूचर में हमें जो इससे रिलेटेड चैप्टर्स मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड में, ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, तो हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हों तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों टाटा, बाय बाय, टेक केयर।